बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हमने कंटिन्यू करना है प्रॉब्लम्स को जो कि रिलेटेड हैं बेसिकली एवल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल से। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर पोर्शन में। अब हमने सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। और लेट आपके पास एक कंटूर है जिसके अंदर ये पॉइंट आ रहे हैं माइनस आयोटा, और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आपने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। और जो इंटीग्रल है आपका वो है z4 माइनस 3z² प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6z प्लस आयोटा क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसकी वैल्यू बन जाएगी पाई इंटू आयोटा एंड z4 माइनस 3z² प्लस 6 का डबल डेरिवेटिव। इसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 4z क्यूब माइनस 6z प्लस 0, और सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो 12z² माइनस 6 बन जाएगा। और इस डेरिवेटिव में आपने जी की वैल्यू माइनस आयोटा पुट करनी है, और 12z² माइनस 6 जब आप सॉल्व करेंगे और इसमें जी माइनस आयोटा जी इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये माइनस 13 पाई आयोटा आ जाएगा। थोड़ा मुझे भेज दें, मैं आपको देता हूँ मेरी क्लास चल रही है। मैंने वो जो आपने मुझे भी भेजना ना, स्वाता को भी भेजना। अच्छा जी, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा माइनस 13 पाई आयोटा। और जनाब अली, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। इसमें हमारे पास कंटूर जो है उसके अंदर एक पॉइंट है पॉइंट 1 लाइज इन साइड प्लस माइनस 2 आयोटा, और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। और इंटीग्रल है ई रेज़ टू पावर जी डिवाइडेड बाई जी माइनस 1² इंटू जी² प्लस 4। तो बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसका आंसर बनेगा 2 पाई आयोटा इंटू ई जी डिवाइडेड बाई जी² प्लस 4 का डेरिवेटिव एट जी इक्वल टू 1। और जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ई जी इंटू जी² प्लस 4 माइनस ई जी ई की पावर जी इंटू 2z डिवाइडेड बाई जी² प्लस 4। डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड आउट किया है? डिफरेंशिएशन के क्वोशंट रूल से। डिनोमिनेटर यानी कि जी² प्लस 4 का स्क्वायर, और उसके बाद ई रेज़ टू पावर जी को वैसे लिख देंगे, सॉरी ई रेज़ टू पावर जी का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर जी आ जाएगा, और जी² प्लस 4 को वैसे लिख दिया, माइनस ई रेज़ टू पावर जी को वैसे लिखा, और जी² प्लस 4 का डेरिवेटिव 2z प्लस 0 यानी कि 2z आ जाएगा। हम इसमें जी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 6e पाई डिवाइडेड बाई 25 इंटू आयोटा, और ये राउंड ऑफ करके सॉल्व करके 2.050 इंटू आयोटा बन जाएगी। कॉशीज इनइक्वालिटी, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या चीज़ है। बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस जब हम कर रहे हैं कॉशी इंटीग्रल का या कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स का, हमारे पास एक बेसिक रिलेशनशिप प्रोड्यूस होता है जिसको हम कॉशी इनइक्वालिटी कह रहे हैं। और इसके लिए हमने करना ये है कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है सी, उसको इस अंदाज में सेलेक्ट करना है कि वो एक रेडियस की फॉर्म में हो, जिसका सॉरी सर्कल की फॉर्म में हो जिसका रेडियस आर है और सेंटर जी नॉट है। और उससे फिर एम एल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और वो किस तरह से डेवलप होगा कि लेट एफ ऑफ जी की जो मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो लेस और इक्वल टू सम वैल्यू है एम, और एफ एन ऑफ जी नॉट यानी कि एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट वो इक्वल है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई, और बाकी इसमें इंटीग्रल की आपने मैग्नीट्यूड ले लेनी है एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी माइनस जी नॉट रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटीग्रल विद डिफरेंशियल डी जी। तो इस रिलेशनशिप से कॉची इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होगी, जिसका एक्सप्रेशन क्या है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है फंक्शन एफ ऑफ जी का एट पॉइंट जी नॉट इट शुड बी लेस और इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू m डिवाइडेड बाई r रेज़ टू पावर m। इस रिलेशनशिप को हम कॉची इनइक्वालिटी कहते हैं। और अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस को देखने के लिए हमें एक थ्योरम देखना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा। और थ्योरम क्या कहता है? लियोवाल्स थ्योरम, इफ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड इन एब्सोल्यूट वैल्यू इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन
देन दिस फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट। अगर आपके पास एक एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या की थी, ये एक ऐसा फंक्शन होता है एफ ऑफ जी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि बेसिकली एनालिटिक है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर आपके पास एक एंटायर फंक्शन है और उसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की ले ली है फॉर फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। अच्छा जी, ये थ्योरम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और थ्योरम है मोरेरास थ्योरम। ये बेसिकली कॉची इंटीग्रल थ्योरम का अपोजिट है। एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जी जो कि कॉन्टिन्यूस है फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, और एफ ऑफ जी इंटू डी जी का इंटीग्रल ओवर सी कर्व अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन डी। तो अगर इंटीग्रल जीरो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए तो आपका फंक्शन एफ ऑफ जी एनालिटिक होगा। तो ये अपोजिट था कॉची इंटीग्रल थ्योरम के। ये भी थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। और यहाँ पे हमारा बेसिकली जो चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट हो रहा है। बाकी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मुझे अच्छे तरीके से एब्जॉर्व करने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और कुछ असाइनमेंट आपको दे देंगे, क्विज में से कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेसिक जो आइडिया था इसका वो था कॉची इंटीग्रल थ्योरम और उसके ये प्रॉब्लम्स जो हमने देखे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को भी आप जो लेक्चर में गिवन है सोल्यूशन के साथ इनको खुद सॉल्व करें और फार्मूलाज में इससे देखें कि फार्मूलाज में किस तरह वैल्यूज पुट करके इनके ये सोल्यूशन जो है वो डेवलप हो रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस खुद जो है वो कॉपी पेन लेके बैठें और उससे करें, और उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन फिर हो तो फिर बताएं। और बाकी ये है और बाकी ये है कि नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है इस कोर्स का उसमें जो हमारा मेन टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होंगी, बेसिक टर्म्स, उनका हम जो है वो कॉन्सेप्ट लेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नंबर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इफ़ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आर वेरिएबल्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट ऑफ द वेरिएबल है, एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगा। जेड के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसका सिंबल एस है, और एस जो है वो सम है आगे दो वेरिएबल्स का, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और सिग्मा जो है वो इसका रियल पार्ट है और ओमेगा जो है उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये वैसे हम देख चुके हैं लेकिन यहाँ लैप्लास के लिए दोबारा इसको कंसिडर कर रहे हैं। दैट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ एस जो कि एस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ एस है। इट हैज़ अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। तो इसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। एफ ऑफ एस किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई दोनों रियल नंबर्स होंगे, रियल क्वांटिटीज होंगी। और एफ ऑफ एस की अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और एंगल जो है थीटा वो किस तरह कैलकुलेट होगा? tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाई एफ एक्स। और ये इस एंगल की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी? एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पॉजिटिव जो रियल एक्सिस होती है वहाँ से इसको मेजर करते हैं एंगल थीटा को। और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा एफ ऑफ एस का वो होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जे एफ ऑफ वाई। और कम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं वो आमतौर पे आप कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। और ये बेसिकली सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं एस के, और गिवन वैल्यू ऑफ एस के लिए आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कम्प्लेक्स फंक्शन जी ऑफ एस ये एनालिटिक कब होता है? A complex function g of s is said to be analytic in the region if g of s and all its derivatives exist in that region। ये एनालिटिसिटी को हमने डिटेल में कवर किया है कॉची-रायमन इक्वेशंस की मदद से। लेकिन ये भी इसकी एक डेफिनेशन है एनालिटिसिटी की कि अगर एक फंक्शन है g of s, अगर उसके तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिफाइंड हों विद रिस्पेक्ट टू सम पार्टिकुलर रीजन ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन तो वो फंक्शन एनालिटिक कहलाता है। और डेरिवेटिव जो होता है एनालिटिक फंक्शन का उसको कैसे डिफाइन करते हैं? जी ऑफ एस प्लस डेल्टा एस माइनस जी ऑफ एस
डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, और उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो पे, तो आपका डेरिवेटिव डिफाइन हो जाता है। अब अगर आपके पास वेरिएबल एस है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, अगर आप डेल्टा एस डिफाइन करेंगे तो वो डेल्टा सिग्मा प्लस जे डेल्टा ओमेगा आएगा, और डेल्टा एस जो है वो जब जीरो को अप्रोच करेगा अलॉन्ग एन इनफिनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ्स, तो आप ये शो कर सकते हैं कि if derivatives taken along two particular paths are equal, then the derivative is unique for any other path, and so the derivatives exist. डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा रहा है कि अगर आप दो पार्टिकुलर पाथ्स के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और वो डेरिवेटिव्स इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जब आपके पास एक पार्टिकुलर पाथ है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा सिग्मा, और ये पाथ रियल एक्सिस के ऊपर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो डेरिवेटिव जब आप लेंगे जी ऑफ एक्स का तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी वाई विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। और लेट आपने एक और पाथ कंसिडर किया डेल्टा एस इक्वल टू जे डेल्टा ओमेगा, और ये पाथ अब प्योरली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसके लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस जे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी वाई विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। दोनों डेरिवेटिव्स को इक्वेट करते हैं तो आपके पास ये कंडीशन आ जाती हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी वाई विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और ये बेसिकली कॉची-रायमन इक्वेशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर ये रिपीट हो रही हैं जस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वजह से। उसके बाद एक एग्जांपल है, छोटी सी प्रॉब्लम है दैट आपको एक जी ऑफ एस के बने वन बाई एस प्लस वन, और इसमें आप एस की वैल्यू पुट कर दें फिर सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस वन, और इसमें सिग्मा प्लस वन जो है वो रियल पार्ट होगा, और सॉरी सिग्मा प्लस वन डिवाइडेड बाई सिग्मा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रियल पार्ट बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है जी वाई वो बन जाएगा माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई सिग्मा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इस फंक्शन के ना जी फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट किस तरह सेपरेट किया जा रहा है कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सिग्मा प्लस वन इसका रियल पार्ट है और जे ओमेगा का साइन पॉजिटिव है, तो सिग्मा प्लस वन माइनस जे ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और फिर जो रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करेंगे, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। और एस इज इक्वल टू माइनस वन के अलावा जो हमारे पास अभी जी ऑफ एस आया है वो कॉची-रायमन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और हम वो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप जी ऑफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा कैलकुलेट करें या जी ऑफ आई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कैलकुलेट करें, तो दोनों सूरतों में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस सिग्मा प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा प्लस वन का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी वाई विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा आ जाएगा। इस पोर्शन को हम जरा स्पीडीली इसलिए कर रहे हैं कि ये सारा पोर्शन रिपीट हो रहा है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एनालिटिसिटी एंड अकॉर्डिंग टू कॉची-रायमन इक्वेशंस। तो जी ऑफ एस क्योंकि वन बाई एस प्लस वन है तो ये पूरे एंटायर एस प्लेन के लिए एनालिटिक होगा एक्सेप्ट एस इक्वल टू माइनस वन, और जो डेरिवेटिव है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस का डेरिवेटिव वो एस इक्वल टू वन के अलावा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू वो क्या बनेगी जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू सिग्मा प्लस जे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी वाई रिस्पेक्ट टू सिग्मा, और ये ओमेगा के लिहाज से जो डेरिवेटिव्स हैं उसके इक्वल बनेगा, और वैल्यू इसकी बेसिकली क्या बनेगी वन बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस वन का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस वन बाय एस प्लस वन का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपली बाय डिफरेंशिएटिंग जी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस। इस एग्जांपल को आप देखें तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था जी ऑफ एस इज इक्वल टू वन बाई एस प्लस वन, इस फंक्शन के ऊपर जस्ट आप पावर रूल लगा देते तो तब भी ये डेरिवेटिव आ जाना था माइनस वन बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट अगर आप ये प्रॉब्लम देखते हैं डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है वन बाई एस प्लस वन का, डायरेक्ट आप पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव से अप्लाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा माइनस वन बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर। पॉइंट्स इन द एस प्लेन एट विच जी ऑफ एस इज एनालिटिक आर कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जो एस प्लेन का पार्ट हैं और उन पॉइंट्स के लिए अगर जी ऑफ एस एनालिटिक है तो उन पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं और उनको ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहते हैं।
और वो पॉइंट्स जिनके लिए जी ऑफ एस फंक्शन एनालिटिक नहीं है उनको सिंगुलर पॉइंट्स कहेंगे। सिंगुलर पॉइंट्स एट विच द फंक्शन जी ऑफ एस और इट्स डेरिवेटिव्स अप्रोच इन्फिनिटी आर कॉल्ड पोल्स। ऐसे सिंगुलर पॉइंट्स जिनके लिए जी ऑफ एस का डेरिवेटिव और ख़ुद जी ऑफ एस इन्फिनिटी को अप्रोच करें उन पॉइंट्स को पोल्स कहा जाता है। इस एग्जांपल में एस इक्वल टू -1 एक सिंगुलर पॉइंट है और पोल भी है जी ऑफ एस का। और जी ऑफ एस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब एस माइनस बी को अप्रोच करे, और अगर फंक्शन हो जाए जी ऑफ एस इंटू एस प्लस बी की पावर एन, और एन इंटीजर्स हैं, और एस इज इक्वल टू -p ये पोल कहलाएगा ऑफ ऑर्डर एन। अगर एन की वैल्यू 1 है तो फिर इसको सिंपल पोल कहेंगे, एन की वैल्यू 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर पोल कहलाएगा, एन की वैल्यू 3 के लिए थर्ड ऑर्डर पोल कहलाएगा। और वो पॉइंट्स जिनके लिए फंक्शन जी ऑफ एस जीरो हो जाए उनको जीरोस कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? क्योंकि आप तो अक्सर चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं स्टार्ट वाले लेक्चर से। रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर की थी, कौशी टाइम इक्वेशंस और एनालिटिसिटी कंडीशंस वगैरह यहाँ पे रिपीट हो गई हैं। हेलो, ओके, तो कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर कन्फ्यूजन नहीं है तो। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है डिस्कशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज के हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है जी ऑफ एस, और इसमें न्यूमरेटर है के इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 10, और डिनोमिनेटर आ रहा है एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 15 का होल स्क्वायर। और इसमें जो जीरोज़ हैं वो एस इज इक्वल टू -2 और एस इज इक्वल टू -10 पे एग्जिस्ट करेंगे, और पोल्स एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -1 और एस इक्वल टू -5 पे होंगे, और एस इज इक्वल टू -15 पे डबल पोल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एस प्लस 15 जो फैक्टर है उसकी पावर 2 है। नोट दैट जी ऑफ एस बिकम 0 एट एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जी ऑफ एस 0 हो जाएगा, और एस की लार्ज वैल्यूज़ पे जी ऑफ एस बन जाएगा के बाई एस क्यूब, और एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका मतलब है कि जी ऑफ एस के का एक ट्रिपल जीरो एग्जिस्ट करता है। इफ पॉइंट्स एट इन्फिनिटी आर इंक्लूडेड जी ऑफ एस हैज़ द सेम नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। आप अगर इक्वल करना चाहें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स को तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो कि इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जी ऑफ एस के 5 जीरोस होंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल टू -2, एस इज इक्वल टू -10, और 3 जीरो से एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी हम कंसिडर करेंगे, और पोल्स हैं वो 5 हैं, एस इज इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -1, -5 और -15 पे 2 पोल्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइलर्स थ्योरम, और इसको हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि अगर कॉस थीटा और साइन थीटा को एक्सपेंड किया जाए बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन, जो हम सीरीज पढ़ते हैं मैक्लॉरेन सीरीज या टेलर सीरीज, उसके मुताबिक तो कॉस थीटा के लिए एक्सपेंशन बनेगी 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज़्ड टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इस तरह से साइन थीटा के लिए भी एक सीरीज आ जाती है। अगर आप इन दोनों सीरीज को ऐड करें इस फॉर्म में कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? 1 प्लस जे थीटा प्लस जे थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जे थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ई रेज़्ड टू पावर एक्स क्या बनता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा की वैल्यू आप देखें कि वो दरअसल इक्वल आ रही है ई रेज़्ड टू पावर जे थीटा के, और इसी रिलेशनशिप को आइलर्स थ्योरम कहा जाता है। और इस थ्योरम की यूटिलाइजेशन या इंपॉर्टेंस ये है, आप जरा गौर करें, इस फॉर्मूला के मुताबिक हम एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस को, एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस सिग्नल को ई रेज़्ड टू पावर जे थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस एंड साइन में। तो जहाँ पर भी हमें इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, कन्वर्जन रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हम आइलर्स थ्योरम को यूज़ करते हैं। बाकी आगे आइलर्स थ्योरम की डिटेल्स आएंगी, प्रूफ आएगा, यूटिलाइजेशन, कन्वर्जन, सब चीज़ें होंगी। तो अब जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये सेशन जो है वो 1:30 तक था, तो शायद 2-3 मिनट ऊपर हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो जब भी सेशन क्लोज हो जाए तो बस पोज करें कि क्लास यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। बाकी फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टाइम जो है ना सुबह इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे, और मैं वो डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा या CR को दे दूँगा। ठीक है जी।
हेलो। ओके सर, ठीक है। ओके। और आयलर थ्योरम को अगर यूज़ किया जाए तो हम साइन और कोसाइन फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई रेज़ टू पावर जे थीटा के लिए कन्वर्जन बनेगी कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा करते हैं तो कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा बन जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड अप कर लें तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में 1/2 ई रेज़ टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/2 जे इंटू ई रेज़ टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा। और उसके बाद फिर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन और उसकी बाकी डिटेल्स वगैरह लेनी है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हवाले से जो हमारी डिस्कशन है उसको फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल सुबह इंशाल्लाह जो सेशन हमने करना है उसमें स्टार्ट करें। ठीक है जी। हेलो। ओके सर। तो अभी हमने आज जो कंटेंट्स कवर किए हैं उसके हवाले से आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली पूछ नो सर, बस ये कल खुद देख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। लें। ओके। फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे। ठीक होगा। थैंक यू। तो अभी सेशन क्लोज करते हैं, तो कल इंशाल्लाह बात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।